बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना के अहम फैसले, बैरून मुल्क से असासाजात की वापसी के लिए रिकवरी यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने ऑरेंज ट्रेन समेत गुज़िश्ता हुकूमत के तमाम मास ट्रांजिट मंसूबों के ऑडिट की भी मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब काबीना की जानिब से तवानाई पर बनाई गई टास्क फोर्स पर भी कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। काबीना फैसलों की अंदरूनी कहानी क्या थी, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मुल्तान सक्खर मोटरवे वाली चीनी कंपनी की बात करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की कि 11 अरब से जायद की टैक्स छूट इस चीनी कंपनी को दी गई। चीनी कंपनी को आखिर इतनी बड़ी टैक्स छूट क्यों दी गई, इस राज से भी आज के इसी शो में हम पर्दा उठाएंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 89 अरब रुपए के तले दबा पीएसओ अपने 332 अरब रुपए की वसूली में ताहाल नाकाम है। पीएसओ अफसरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर करप्शन के केसेस भी सामने आ गए हैं। पीएसओ ने कौन कौन से इदारों से 332 अरब रुपए वसूल करना है और वो इदारे आखिर अदायगियां क्यों नहीं कर रहे। सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी में पेश होने वाले एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अमन और खैर सगाली के तहत पाकिस्तान का दौरा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भारत में इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। 20 साल पुराना केस दोबारा से खोल दिया गया। अमन की बात करने वालों के साथ यह सलूक आखिर क्यों, इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, काबीना का मीटिंग हुई है, बड़े अहम फैसले यकीनी तौर पर हुए हैं, टास्क फोर्सेस का कयाम भी अमल में आया, खुश आइंद है, मगर जहां पर चीजें अच्छी हो रही वहां पर मनफी चीजें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मैं मुस्बत उससे शुरू करना चाहता हूँ, और अभी क्योंकि गवर्नमेंट को 20-25 दिन हुए हैं तो बिल्कुल टाइम देना चाहिए। और मुस्बत बात सबसे बड़ी ये है कि कैबिनेट की मीटिंगें रोज़ हो रही हैं, ईसीसी की मीटिंगें हो रही हैं, 8-8, 10-10 घंटे मीटिंग होती है, और उसके अंदर हमारी इतलाई ये है कि डिस्कशन होती है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि 8-8 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, उन्होंने सागडार को ठेके पे दिया हुआ था। दूसरा ये है कि वहाँ कोई डिस्कशन नहीं होती थी, रात को एक फ़ाइल मिलती थी, सबका काम था साइन कर देना और बिल्कुल इस तरह हो जाता था। तो अभी एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज जो फैसले काफ़ी सारे उन्होंने एजेंडा काफ़ी लंबा चौड़ा था, मगर क्विकली दो चीज़ मैं समझता हूँ। खाद का इन्होंने जो सब्सिडी दी है उसको वो बहुत ही ज़रूरी था। मैं कह रहा हूँ सब्सिडी देने से पहले इनको तफ्तीश करवानी चाहिए कि जनाब फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को क्यों नहीं गैस दी गई, और क्यों जब उन्होंने बनाई वो एक्सपोर्ट कर दी गई, तफ्तीश भी करवानी चाहिए, ज़रूरी। और बड़ी अच्छी बात है कि आम किसान मारा जा रहा था तो ये सब्सिडी देनी चाहिए थी। बाकी मेट्रो पे फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने फिगर्स बड़े खौफनाक हैं कि तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब सब्सिडी है कि लोगों को हर साल जो है वो सस्ती वो करके टिकटें दी जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट को वो देने पड़ रहे हैं 8 अरब रुपया। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भर में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट होती है, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, सारी जगह वो पैसा सब्सिडी पे होता है, रियायती टिकटें दी जाती हैं। मगर फ़र्क ये है कि वो शहर अपने पैसे खुद कमाते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लाहौर में जब लोकल बॉडीज बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, वो अपना पैसा खुद अपने टैक्सेस वैक्सेस लगा के, चुंगियों से लगा के, आपके पास प्रॉफिट है तो यहाँ से कमा रहे हैं, तो यहाँ पे अवाम को सहूलत ले रहे। ये जो सब्सिडी दी जा रही है शहरों में, ये अक्सर गाँव की रिसोर्स की ट्रांसफ़र शहरों में हो रही है, और ख़ास तौर पर साउथ ऑफ पंजाब को उनकी महरूमियों को में इजाफा करके उधर के पैसे आके शहर के चंद लोगों को, और ये वाकई जितना 8 अरब रुपया जो है और ये जितने पैसे इन पे खर्चे जा रहे हैं, इससे वो सही कह रहे हैं कि वो रेलवे का ट्रैक जो है ना पेशावर से कराची तक बन जाना था। सो ये सब्सिडी देना इतनी बुरी बात नहीं है, मगर ये पैसा निकाला कहाँ से जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा डिले कर लें। दूसरा मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ, फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी वो ब्रीफिंग हैंडल करते हैं। नवाज शरीफ के दौर में वो बड़े एग्रेशन होता था, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता था, PID की जो ब्रीफिंग होती थी उसमें वो ज़्यादा अपनी तारीफ़ों के अंदर था। उन्होंने बड़े सख्त सवालात में देखा उसको हैंडल किया, और इकनॉमिक भी, लीगल भी, हर किस्म के सवालों को हैंडल किया। मगर एक फ़ैसला आज हुआ, अरशद खान साहब को PTV का MD लगा दिया गया,
चलें, पहले भी एमडी रहे हुए हैं, अच्छी बात है। मगर साथ में मुझे क्रास साहब को शायद मेरे से इख्तलाफ है और ये उसका अपना इजहार करेंगे, साथ में ये कर दिया कि फवाद चौधरी साहब खुद चेयरमैन लग गए हैं और सेक्रेटरी जो इतलात है एक्स ऑफिशियो उनको वाइस चेयरमैन लगा दिया गया। हमसे ये वादा किया गया था कि पीटीवी को आज़ाद करेंगे। आज़ाद करने से मुराद था खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जो छाप होती है उसे छोड़ेंगे। ठीक है, एक बोर्ड बनाया गया है, मगर किसी एमडी की जरूरत नहीं है कि वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से पहले भी उनके कंट्रोल में था, अब वो चेयरमैन भी लग जाएगा तो वो जो है ना उसके बाद वो हिल नहीं सकेगा, तो वो जकड़ दिया गया है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कॉन्डक्ट पे कि ये इसको सेरेमोनियल रखना चाह रहे हैं। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है ये चेक होती है पीटीवी के ऊपर, ये जवाबदेह उनके आगे होते हैं। जब आप खुद उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप हिसाब आपका पड़ गया तो आप उनके ऊपर सेक्रेटरी साहब भी या मिनिस्टर साहब भी उनसे फिर सवाल जवाब कहेंगे। कैसे होगा? वो जो एक लतीफ़ा है कि दिता की जेड़ा साहब मांगते हो, वो वाला एक सिस्टम है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्डक्ट पे ऑफ कोर्स, मगर मेरा इस पे ये वाला इतराज़ है। बाकी रोज़ की वहाँ पे टास्क फोर्सेस बन रही हैं और इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि इनकी तैयारी वैयारी कोई नहीं थी। पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि सब टास्क फोर्स से पहले बन के रिजल्ट निकाल के जो है आएंगे और ये फैसले करेंगे। तो अभी लग रहा है कि इनके जिस तरीके से ये टास्क फोर्स से बनाई जा रही हैं तो उस पर बड़े सवालात आ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम रही है पीटीआई की कि इनके चंद दिनों 20-25 दिनों में ये बड़ी जल्दी पहले फैसला अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद शोर मच जाता है, फिर ये बैक ट्रैक करते हैं। 3-4 ऐसे वाकयात हो चुके हुए हैं मेंबरान पे भी और भी कई फैसलों पे। तो ये टास्क फोर्सेस से जो भी रिकमेंडेशंस आए, मेरा ख्याल है कि ये बच जाएंगे मुसीबत से कि ये उसके बाद पार्लियामान में उसको पेश कर दें और पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर लें, हम भी अपना ओपिनियन देख लें, उसके बाद पॉलिसी बनाएं। ये ना करेंगे टास्क फोर्सेस ने जो दे दिए उसको पॉलिसी बना के वो करें, फिर शोर मचे तो फिर चेंज करें। ये रिकमेंडेशंस हैं, इनके बाद फिर जब ये आए वहाँ पे इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आज की उसके अंदर उन्होंने नई एक टास्क फोर्स अप्रूव की है वो एनर्जी के ऊपर। अब इस कमेटी के अंदर बाबू डाल दिए हैं। ये जो मैं 500 मिलियन का जिक्र करता रहता हूँ जो जिसके अंदर राजा सिकंदर जमान साहब, सिकंदर सुल्तान साहब और जो है यूसुफ नसीम लोधी साहब, ये दोनों तो फिलहाल उधर पोस्टों से हट गए हैं। 2 नए मेंबर, ये जो टास्क फोर्स के मेंबरान हैं, 2 नए जो उनकी जगह पे एक पेट्रोलियम के और एक पावर के जो सेक्रेटरी आए हैं वो एक मेंबर हैं। बाकी भी बाबू हजरात लगा दिए गए हैं जिनका वो वाला कोई उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा वो अपने पिछले बाबुओं को बचाते हैं जो है, और उनका है कि जो आप जर्नलिस्ट किस्म के, जर्नलिस्ट नहीं जनरलिस्ट आप ब्यूरोक्रेट लगाते हैं, उनका एनर्जी की एक्सपर्टीज कम होती है। मुझे सबसे बड़ा इतराज़ है इसके जो लगाए गए हैं फॉर्मर ओरिएंट के जो पावर कंपनी थी उसके चेयरमैन जो है ना इसके कमेटी के टास्क फोर्स के नदीम बाबर साहब हैं। एक तो ये कि जो 480 बिलियन दिए गए थे उसके अंदर जो 4 वो 4 सिस्टर्स कहलाती थी, 4 बड़ी कंपनियां थी, उनमें से एक कंपनी जो है ना इनकी थी। तो वो अभी तक वो हैं कि पावर ये अपने इंटरेस्ट बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट आता है कि ये उनसे पैसे निकलवाने हैं, जब उन्हीं के लोगों को पॉलिसी की रिकमेंडेशन में लगाएंगे तो क्या होगा। दूसरा ये था कि ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मेंबर रहे हुए भी हैं, अभी भी गालबन शायद हों, और उनका वर्जन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूँगा तो वो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, उनका वर्जन दे देंगे। तो उस वक्त इन पे ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो टर्मिनल की जगह की लोकेशन आइडेंटिफाई की थी तो वो बाद में ये शक हुआ कि जनाब वो इन्होंने कुछ थोड़ी सी उसमें इतनी ईमानदारी नहीं की, इतने जुडिशियस नहीं थे। तो कैबिनेट ने उस ज़माने में ओवर टाइम किया था इसमें, तो इनकी अपनी पावर कंपनियों में उसमें रहे हुए हैं, इनके स्टेक्स रहे हुए हैं। सो ये मेंबरान पे इनकी कमेटियों के ऊपर जो है ना काफ़ी सारियों में ये जल्दबाजी तो कर रहे हैं, मगर इन पे ज़रा नज़र रखें। आमिर साहब ने भी बात की है ना उनकी नदीम बाबर साहब जिनको लगाया गया है, वो ज़रा थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सर्कुलर डेट का स्कैंडल क्या था ताकि आम आदमी को समझ आए, जिनमें इनकी कंपनी की जैसे आमिर साहब कह रहे हैं पेमेंट्स की गई हैं, अगर वो ये था कि इन्होंने
इसाक डार साहब ने एक दिन में विद इन 1 डे, ये पूरी प्रोसीडिंग होती रही, हम अटेंड करते रहे, सुनते रहे वहाँ पे, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, एक दिन में 480 बिलियन रुपीस प्री ऑडिट कराए बगैर इनके बिल्स, इन लोगों के, वो जितनी भी कंपनीज थी सारी इंक्लूडिंग इनकी भी उसमें थी, उनको बगैर प्री ऑडिट कराए, कंफर्म कराए, उनको पेमेंट कराई गई थी वहाँ से स्टेट बैंक से। एक ही दिन में नेशनल बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए, लाहौर की ब्रांच में उन्होंने, और एक दिन में वहाँ से उसी वक्त इन तमाम लोगों की, ये जितने भी डेट की इसमें थी, उनको उसी वक्त ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। और एडिटर जनरल पाकिस्तान उस वक्त थे अख्तर बुलंद राना, आपको याद है, उन्होंने बहुत बड़ा सख्त एक लेटर भी लिखा था, इंक्वायरी भी उन्होंने खुद आके इनिशिएट की थी कि कैसे स्टेट बैंक जो है ये हमसे पूछे बगैर, हमसे प्री ऑडिट किए बगैर, बिल्स की वेरिफिकेशन किए बगैर, ये कैसे आप इतनी बड़ी अमाउंट 480 बिलियन की एक दिन में रिलीज़ कर सकते हैं। और फिर जब उसका ऑडिट करवाया अख्तर बुलंद राना साहब ने, उसमें बड़ी उसमें पीटीआई वाले भी शामिल थे, हमारे दोस्त माशाल्लाह आरिफ अलवी साहब इंक्वायरी करने में थे कि इन्होंने अपनी 25,000 रुपये तनख्वाह कैसे बढ़ा ली है। ये अख्तर बुलंद राना पे इल्ज़ाम लगाया जनाब। इसाक डार ने इनको इस्तेमाल किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अलवी साहब शामिल थे, इनके कंधे पर रखी बंदूक, ये नए आए थे, इनको ज़्यादा नहीं पता था, उन्होंने इनके कंधे पर रखी बंदूक, अलवी साहब आप ही तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एडिटर जनरल ने 25,000 रुपये अपनी तनख्वाह कैसे बनाई है। 25,000 के पीछे 480 480 अरब, वो कहते हैं ना उसको तोप के जरिए मक्खी मारने वाला काम है ना, वही उन्होंने अलवी साहब से करवाया। और अलवी साहब बड़े खुश थे जब मैंने उनको किलिंग फ्लाई विद अ स्लेज हैमर, जनाब, जब मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन का कहते हैं यार वाकई ये थोड़ी सी गलती हो गई, मैं कि आपकी गलती का ये नतीजा ये निकला कि एडिटर जनरल पाकिस्तान जो इसाक डार की इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी थी, आप लोगों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी। आपको उल्टा खुर्शीद शाह ने और इसाक डार ने इस्तेमाल करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक रेफरेंस भिजवा दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर भी रातों रात सर वो बाकी भी पढ़े थे रेफरेंसेज, अभी भी पढ़े हैं, लेकिन अख्तर बुलंद राने वाले में उन्होंने जनाब देर नहीं लगाई, और राना साहब घर के बाद लंबी कहानी है, उन पे चौधरी निसार अली खान ने पर्चे करवा दिए, उन पे मुकदमे हो गए, उनको सजाएं हो, लंबी एक कहानी जो अख्तर बुलंद राना ने फेस की है इसी स्कैंडल के लिए। जरा बैकग्राउंड देना जरूरी था कि कितने लोग होते हैं जो सफर करते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि उनके साथ क्या कुछ हशर हुआ था। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी हमें, अब हालांकि मैंने कैबिनेट में बात करनी थी, लेकिन आपने वो पुराने दुख और जख्म आपने वो क्या कहते हैं छेड़ दिए सर, उनको हरा कर दिया उन पे। वो ये था कि इन्होंने बिल जो थे इन्होंने आके फोटो कॉपीज पे अदायगियाँ की थी। आप मान सकते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड की आप इनका लेवल देखें जो उस वक्त की गई, इसाक डार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक ने मिलकर की थी कि फोटो कॉपीज पे इन्होंने बिलों की अदायगी की, कोई वेरिफिकेशन नहीं किए गए कि कितने बिलियंस ऑफ यूनिट्स आपको इन तमाम कंपनीज ने आपको दिए, आपको सेल किए, आपने कितने मार्केट में उनको कंज्यूमर को सेल किए, उसके अगेंस्ट कितना पैसा आपको रिकवर हुआ बिलों की शक्ल में, और शार्टेज कितना है, जो बिजली चोरी होती है, थेफ्ट होती है, या बहुत सारे यूनिट्स फ्री हैं, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं होने दी गई, जो कि प्री ऑडिट में होती हैं सारी चीजें। इन्होंने उसको आके किया, और डार साहब ने इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद और काम किया। उन्होंने कहा ये तो खप पड़ी हुई है, तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, ये कौन होते हैं। उसी साल जिस दिन अख्तर बुलंद राना ने सारा रिस्क लिया, उन्होंने मनी बिल में जाके इसाक डार साहब ने एक क्लास डलवा दी, और किसी ने को पढ़ने का कोई होता नहीं होता, वो क्लास क्या थी, वो बड़ी उन्होंने मजे की डाली उसमें कि जनाब आइंदा मैं जितनी अमाउंट एज फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को पे करना चाहती है, कोई अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कोई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान प्री ऑडिट नहीं कर सकेगा। हाँ, मैं या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री सिंपली एक लेटर लिख देगी इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हजूर हमने इतनी बड़ी अमाउंट बगैर ऑडिट बगैर कुछ किए हमने दे दिया। ये उसने आके इसाक डार ने इसमें क्लास चेंज करवाई। 2 और चीजें थी सारा मेरे साहब इसमें, ये इतनी बड़ी आम बात नहीं है जो आपने आम से कह के निकल गए हैं कि इसमें कितने बड़े पैसे खाए गए हैं, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा फॉलो करते रहे। मैं चाह रहा था कि आप डिटेल्स बताएं। मैं उसी की, इसमें 2 चीजें और की गई थी। आप देखें इस मुल्क के साथ काम क्या कुछ होते रहे। और वो वकार मसूद साहब जो है, जो इसके मेन अक्यूज थे, वो रोज आजकल रिफॉर्म्स के ऊपर लिखते हैं कि पाकिस्तान को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। वो 2 अहम चीजें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके अपने देखने वालों के साथ शेयर कर लेंगे, मगर इसके साथ साथ 89 अरब रुपए के कर्ज की भी बात होगी जिसके नीचे पीएसओ का इदारा दब चुका है, मगर हाँ अपने 332 अरब रुपए की वसूली करनी है, उसमें क्यों नाकाम है। एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, टास्क फोर्स के सरबराह से मुताल्लिक बात हो रही थी, मगर दो अहम चीजें आप हमारे साथ शेयर करें। फ्रॉड कैसे हुए थे? 480 बिलियन की जो पेमेंट की गई थी, हम तो वही तवक्को रख बैठे थे कि कोई आएंगी, रिकवरी होंगी। चलो वो रिकवरियां तो करें जो ऑडिट ने आपको पॉइंट आउट करके जिन्होंने जिनको पैसे दिए गए थे उन्हीं को लौंडे वाली बात हो लौंडे से मशवरे लेने लगे। उनकी कोई थोड़ी सी बैकग्राउंड में और भी कुछ बताता हूँ नदीम बाबर साहब की। पहले वो दो सुन लें कि जुल्म देखे इस मुल्क के साथ क्या हुए हैं, और हम यहाँ टके टके टोकरियों के लिए IMF, कभी लोन्स, कभी कर्जे, कभी चंदे, पता नहीं क्या क्या इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ कितने बड़े बड़े डाके हुए हैं, और कोई इस पे लोग फिर हमारे ऊपर हैरान होते हैं कि यार ये कोई हो सकता है, ये पॉसिबल है। IPPs ने ये क्लेम किया हुआ था उसमें जो 480 बिलियन में 32 बिलियन रुपीस जो है ना, ये जुर्माना है हमारी तरफ से अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वापडा या वाटर एंड पावर, कि आप लोगों की जो अदायगियां थी या बला थी आपने नहीं की, तो 32 रुपये हमारा सूद बनता है। चलो इसको सूद समझें आम लफ्जों में, ठीक है भी आपका बनता है। और हुकूमत पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने उनके खिलाफ आके 22 अरब रुपए की इन्होंने क्लेम जुर्माने डाले हुए थे। ठीक है। और जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त अपने पैसे निकलवाने के लिए, ये आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने कहा भी था कि हमें 30% ऑफर की गई थी कि 30% कट रख लो, और हमें, मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रहा, नहीं ऑफिशियली नवीद कमर का ये कहना था कि वो मानी हुई थी कंपनियां के हमें पैसे सारे दे दो तो 25% कम दे दो, कम दे दें, कट लैदा होगा आई डोंट नो। मगर ये नवीद कमर साहब का क्लेम रहा है कि ये कंपनियां मान गई थी अगर हमें आप सारे पैसे दे दें तो हम 25% कम लेने के लिए तैयार हैं। अब आगे चलें, जब इनको डार साहब देने लगे पैसे, डार साहब ने क्या किया, जर्नल साहब में जेब से, तो आपको पता है वहाँ पे आपको याद होगा अपनी शहबाज शरीफ साहब ने उनसे वो वापस पैनीज भी वापस ले लिए थे कि भाई साहब ये टैक्सी वाले से कि दे दें। यहाँ पे दिल देखें, दिल कितना बड़ा है। इन्होंने 32 अरब रुपए जुर्माना भी दिया, उसमें शामिल किया कि इनका हमने देना है। कोई निगोशिएशन नहीं किया वहाँ पे जनाब कि आपको पैसे एक ही दिन दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, जुर्माना तो आप राइट ऑफ करें, ये छोड़े, आपने बनाए हुए अपने जो भी कैलकुलेशन की हुई है। और अगर उसको ये यहाँ प्री ऑडिट होने देते, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान बिल्स को वेरीफाई करता, तो वो शायद इसको रोक देते। कोई भाई साहब ये जुर्माने किस बेसिस पे कैलकुलेशन हुई है, किसने की है, क्या परसेंटेज है, कितनी है, हो सकता है कम हो जाती है, उसे खत्म हो जाती। 32 अरब रुपया वो भी दे दिया। अगला सुने आमिर साहब, और जो 22 अरब रुपया हमारा था वो राइट ऑफ कर दिया। क्या बात, जरा गौर फरमाएं, जरा वारदात नहीं उनके जरूर दे रहे हैं, अपने माफ कर दिए कि 22 अरब माफ कर दो, उनको 32 अरब रुपया दे दे। 54 बिलियन रुपीस का इन वन गो इन लोगों ने बैठ के एक हमारा नुकसान किया। जुमान जिन पे इल्जाम है कि ये लिए गए थे वो ही अब अगला सुने। अब आप नदीम बाबर साहब की बात की सर, जरा इनका सुन लें सर। नदीम बाबर साहब कौन है? वही वाली बात है, इमरान खान के बारे में जो उनके दोस्त हारून रशीद साहब कहते रहते हैं कि वो सिंपल से आदमी है, जो उनके कान में जो बात कह दे, किसी की कोई तारीफ कर दे तो वो यकीन कर लेते हैं। क्वालिटी भी होती है, लेकिन हुक्मरान के लिए सम टाइम थोड़ी सी जहमत भी बन जाती होती है। अब नदीम बाबर साहब का किसी उनको बैकग्राउंड मैं उम्मीद करता हूँ नहीं बताया होगा इमरान खान साहब, चलो हम बताते हैं कि नदीम बाबर साहब 3 पेशियां नैब की भुगत चुके हैं आमिर साहब। 3 टाइम ही हैज़ बीन समन्ड बाय नैब इन लाहौर, और इनको वहाँ पर इनको 3 घंटे तक इनकी तफ्तीश की गई है सर। ये पंजाब कंपनी स्कैंडल जो आया था, 56 कंपनी जो आई थी, उसमें जो आपकी पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी थी, मसूफ उसके सरबराह थे, एक पावर प्लांट भी वहां पे ये नहीं लगा सके थे। ही वाज वेरी क्लोज टू ये शहबाज शरीफ साहब, जैसे जहांजेब खान बिफोर मुशर्रफ पहले थे, फिर शहबाज शरीफ साहब के करीब थे, सो वो जो है। और खुद ये ओरिएंट कंपनी जो जैसे आपने भी कहा है, ओरिएंट ये कंपनी में भी ये इनको उसके फॉर्मर लिखा हुआ है, मगर अभी भी ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी के शायद चलो ये मसूफ जिनको आज टास्क फोर्स का उन्होंने चेयरमैन बनाया है, वो मसूफ जो है नैब में अभी भी पेशा भुगत रहे हैं सर। अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही, जो हमारे जैसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ी सी क्लियर किया जाए। हम कंफ्यूज लोग हैं, मान लेते हैं कि जिनके खिलाफ आप 10 साल ये करप्शन का वो करते रहे हैं आमिर साहब कि ये करप्ट लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, इनके अफसर हूँ, इनके जकूटे हूँ, इनके सरकारी बाबूज हूँ, और एक एक चीज़ हमने भी बताई, आपने भी वो लेके टेकअप किया, वो सारे फैसले अब रिवर्स कर रहे हैं। सो जो मसूफ जो तशरीफ ला रहे हैं ना, जिनको आज बनाया गया, ये नैब ज़दा हैं, ये भी नैब की पेशा भुगत चुके हैं आमिर साहब। इन्हों पंजाब में से पावर वो डेवलपमेंट कंपनीज जो 56 ये थी वो टेक ऑफ नहीं कर सकी, ये उसके हेड रहे हुए हैं। और अगर इन्होंने बनाना था, वो मेरा ख्याल हम सब उनको जानते होते हैं, या अरशद अब्बासी साहब हैं।
अरशद अब्बासी साहब मैं अक्सर टीवी शोज़ में देखता रहता हूँ, उनका इन चीज़ों पे, एनर्जी पे, वो वाटर पे, इनका बड़ा सारा काम है उनका, अरशद अब्बासी का। जैसे लॉट ऑफ, और वो उन लोगों में से हैं जो प्रो कंज्यूमर हैं, जो प्रो पाकिस्तान है, प्रो पीपल है, जिनका स्टांस है अरशद अब्बासी साहब का। और बहुत सारे शोज़ पे आप भी देखते हैं, अपने इनके थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े काबिल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको डाला जा सकता है, मगर इसके अंदर चुन चुन के ऐसे बंदे रखे हैं, बाबू रखे हैं और जूनियर बाबूज हैं जो 3 महीने पहले एनर्जी में आए हैं, या फिर वो लोग हैं जो मुलजिम रहे हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई की हुकूमत को काम करना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, इन्हें शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम आपके ब्यूरोक्रेट्स पे गलत तनकीद करते रहे, हम आपकी टीम पे गलत तनकीद करते रहे, हम आपके प्रोजेक्ट्स पे गलत तनकीद करते रहे। अब हो क्या रहा है, फवाद चौधरी साहब हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़ी इज्जत है उनके दिल के लिए। एक तरफ तो अब वो बैठ के इनकी करप्शन के खाते खोल रहे थे, शरीफ फैमिली के, इसके शरीफ फैमिली, ऑरेंज ट्रेन के, आप आज के मसलन जो इसके आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने सारे काम किए, उनको साथ साथ अपॉइंटमेंट्स देते जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा क्लियर करें या उनसे माफ़ी मांग लें कि जनाब हम गलत समझते थे। जैसे इमरान खान ने उस दिन कहा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े मसले होंगे, वो हमें पता था, हमें इसलिए पता था, हम आसमान से नहीं उतरे कि हम पार्लियामेंट जाते थे, कमेटीज में बैठते, ये सारी डिस्कशन हमारे लिए नई नहीं थी। इमरान खान के बंदे भी नए नहीं है, इनको 15-20 साल हो रहे हैं। इमरान खान का एक ही टारगेट था कि मैंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना है। वो जो बात ये कहते हैं जॉब एट ट्रेनिंग एट द जॉब हो रही है, अब उसके नुकसान ये हो रहे हैं कि आप उन लोगों को लगा रहे हैं, फिर हमारे ऊपर तनकीद आती है, आप लोग हुकूमत को नहीं चलने दे रहे, आप काम नहीं करने दे रहे, इनको 3 महीने नहीं दे रहे। वो भाई जो नैब से पेशी भुगत के आया है, 3 महीने बाद जब रिकमेंडेशन देंगे तो पहले नहीं नजर आ रहा कि ये बंदे किसको लगा रहे हैं। इन्होंने पता क्या करना है, इमरान खान ने उस दिन कहा था, हिंट दिया था, जो मैं समझाऊं सहाफियों से मुलाकात में, उनका 3 महीने बाद आप देखेंगे जो डिलीवर नहीं करेगा हम ये कर देंगे। भाई सवाल ये है, आप थोड़ा सा दिन लेके, 3 महीने तो है ना आपके पास, थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ चेक रख के, किसी से पूछ के, अपने यहाँ एक छोटा सा रिसर्च का आप एक यूनिट बना ले। अगर हमारा अकेला किस्मत खान जो है वो बेचारा इतनी सारी चीजें हम ढूंढ लेते हैं, हमारे कोई सोर्सेज हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करके चीजें ले लेते हैं, या हमने चीजें सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं जाकर रिपोर्टें करते हुए, तो थोड़े से फैसले देखें। ऐसे बंदे को आप हेड बना रहे हैं जिसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको क्या ख्याल है? जैसे डीएमजी का आपने इशरत हुसैन को लगाए, इशरत हुसैन आपका ख्याल है डीएमजी के खिलाफ कोई आपको रिकमेंडेशन देगा? नदीम बाबर आपका ख्याल है ये आईपीपी पावर प्लांट जिन्होंने पैसे हमारे इस तरीके से खाए हैं अरबों रुपए, वो उनके खिलाफ रिकमेंडेशन लेके इंफॉर्मेशन देनी है? तो वो भी जो पिछली हुकूमतों के लाडले रहे हुए हैं, तो वहाँ तो स्वाद मिट्टी आना है। आप पीटीवी पे कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले कि आप फवाद चौधरी पे मुझे आप सरल आ रहे थे। एक कॉन्फ्लिक्ट का सब ये भी आ जाता है कि अहमद सुकीरा साहब के मतलब बात नहीं कर रहा मैं, जो भी कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होगा उसको जब पीटीवी का बोर्ड बना देंगे तो बाकी जो ये 100 चैनल हैं, आप उन सब के ऊपर पॉलिसी के इंचार्ज हैं। एक पार्टी के साथ बोर्ड के मेंबर जब आप बन जाते हैं ना, तो फिर आप उसके इंटरेस्ट वॉच करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट है असूली। नहीं, मैं उस पर बताऊं, इस पर थोड़ा मेरा डिफरेंट टेक है आपसे। आप ये कह रहे हैं कि जो मुझे समझ आई है कि जो एमडी साहब जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्री हैंड नहीं होगा। रीजन ये है कि वहाँ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बैठेगा, खुद बैठेंगे उसमें, या चेयरमैन जो है ना, चेयरमैन जो मिनिस्टर लगेगा, मिनिस्ट्री का होल्ड ज्यादा हो जाएगा। ये मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे बात करूँ। एक तो मेरा ख्याल है अहमद नवाज सुखेरा के दौर में हमने देखा पीटीवी ने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया, बड़ी इंतहाई बेहतर हमने एडिटोरियल पॉलिसी अगर देखें तो उनके अहमद नवाज सुखेरा साहब की परफॉर्मेंस उसमें पीटीवी के दौर में अच्छी रही है। बड़ा मुश्किल टाइम था, सुप्रीम कोर्ट ने रोज़ बुलाया हुआ था, सारा आपको पता है अताउल हक कासमी साहब की सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और अताउल हक कासमी साहब ने पूरा गिरोह उन पर छोड़ा हुआ था। दिन रात जो उनको अहमद नवाज सुखेरा साहब पे कोई कॉलम लिख रहा है तो कोई टीवी शो कर रहा है, कोई उनको फला उनकी ऐसी तैसी कर रहा है। इसके बावजूद वो डटे भी रहे, खड़े रहे, और उनको सुप्रीम कोर्ट अगर सपोर्ट ना देती तो पता नहीं इन्होंने उनका क्या कर गुजरना था, वो खड़े रहे हैं। लिहाजा एक उनका दौर में तो फर्ज था ना, लेट से कि उनकी जगह कोई और सुखेरा आ जाता है। मैं उसी पे बात यह है कि हम उस पे ये फवाद पे हमें बहुत सारे अगर हम तनकीद भी कर सकते हैं। फवाद की 2-4 चीज़ें मुझे पसंद हैं ज़ाती तौर पर। मैं आज का नहीं कहता, जब अभी वज़ीर भी नहीं बने थे, जब अभी उसमें थे, मैं उस वक्त का उनकी बात चीज़ों का एडमायरर हूँ कि फवाद एक बहादुर आदमी है। मैं उनकी 2-4 मैंने आपको उनकी वजूहात भी बताई हुई हैं इन प्राइवेट के, उनकी बहादुरी की मैं क्या समझता हूँ, नंबर 1। दूसरा ये है फवाद का एक प्रोग्रेसिव एक माइंड सेट है। हमारी सोसाइटी जो अयाज अमीर साहब कॉलम लिख लिख के बिल्कुल वो हो गए हैं, हमारी सोसाइटी जितनी यहाँ रिजिडिटी का शिकार हुई है, जितनी फंडामेंटल हमारे अंदर चेंजेस आई हैं, जितनी यहाँ पे एक स्वीपिंग किस्म का माइंड सेट आया है कि यहाँ पे कोई लिबरल बात नहीं हो सकती, प्रोग्रेसिव बात नहीं हो सकती, यहाँ पे म्यूजिक नहीं हो सकता। पीटीवी को इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट होना ज़रूरी
है, इसको थोड़ा सा एक वो जो घुटन का माहौल बन गया है, जो हमारे अंदर एक तरह की वो क्या कहते हैं बुनियाद परस्ती हम उसको कहें, या ज़्यादा एक जो घुटन का माहौल है उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए राशिद खान साहब या अरशद उसी पे आ रहा हूँ मैं, थोड़ी सी मुझे बात उस पर करने दे फवाद पे कि फवाद ये मेरा जाती के खिलाफ कोई नहीं, असूली कर रहा हूँ मैं, असूली की बात, मैं असूली पे आ रहा हूँ। बात यह है कि एक तो ये डेली इनकी मीटिंग्स नहीं होती बोर्ड की, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, नहीं आती। दूसरा मैं समझता हूँ फवाद में वो कैपेसिटी है भाई, टेम्परामेंट भाई, अपने अपने मूड के और भाई माइंड सेट, लोग उसे इख्तलाफ करें ना करें, मेरा माइंड सेट हो सकता है उसके साथ मिलता हो फवाद के साथ कि वो जो चेंजेस लाना चाह रहे, लिबरल हूँ, उसमें मॉडरेट हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ, फवाद का कुछ रोल होना जरूरी है। ये खान साहब, क्या नाम इनको, अरशद खान साहब, ये पहले भी लगे रहे, इनके दौर में जो पहले पीटीवी ने आसमान को छू लिया था वो भी हमें पता है, वो सरकारी नौकर बन के रहे हैं सारे एमडीज जितने भी रहे हैं यहाँ पे। किस में जरूरत थी कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के खिलाफ कोई वहां पे टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चला के दिखा दें? ये अरशद खान साहब रहे हैं ना, कोई अपने दौर का बता दें, मार्केटिंग के बंदे थे ना बुनियादी तौर पर, तो वहां से उसे यू फोन से लाए थे, मार्केटिंग बेहतर कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, आज भी 8 रुपए का आपको हर साल का 4 अरब का आपको खसारा आता है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इस मुल्क को थोड़ा सा इस घुटन से निकाले, कोई लिटरेचर, कोई आर्ट, कोई डांस, कोई थोड़ी सी गुफ्तगू, कोई डिबेट, कुछ उसमें पॉलिटिकल ओपननेस, कोई थोड़ा सा यहाँ पे जिन्होंने आके जो बीबीसी मॉडल की बात की थी उसने फवाद में ये कैपेसिटी है कि वो सुनता, जैसे आज आपने कहा है कोई और वहाँ पे हो ना ये मिनिस्टर, वो गले लग जाता है उसके साथियों के, कि फवाद को 2 फायदे हैं, ये फ़ायदे हो सकते हैं कि हमारे यहाँ वो एक तो एंकर भी रहा है, वो जर्नलिस्ट भी रहा है, मतलब हमारे साथ शोज़ भी किए हैं, खुद भी बहुत अच्छे शोज़ किए हैं, पार्टिसिपेंट के तौर पर किए हैं, उसका वो बैकग्राउंड भी है, लीगल बैकग्राउंड भी है, प्लस अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरी ये ख्याल है कि फवाद का पीटीवी के अफेयर्स में रोल रहना ये पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ये बेहतर है। अरशद खान साहब जो है ना, मैं पहले उनको देख चुका हूँ, अरशद खान साहब से मुझे कोई हाई होप्स नहीं है, अभी भी मुझे कोई उम्मीदें हैं कि पीटीवी बेहतर होगा, तो वो मुझे फवाद चौधरी से हो सकती हैं, अरशद खान साहब से आपको हैं तो ज़रूरत है, मुझे नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने इसको टर्न अराउंड जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पैसे भी पीटीवी के थोड़े से ना वो ठीक करने ज़रूरी हैं। पर मैं ये फिर भी कहूँगा एज मिनिस्टर फवाद साहब ने ही पॉलिसी बनानी है, उनको चेयरमैन बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है और वो स्ट्रॉन्ग किसी को बना दे, ही डजंट हैव टू बी चेयरमैन ऑफ पीटीवी टू गाइड पीटीवी, वो पॉलिसी मेकर है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी बात नहीं है कि आप उसमें मिनिस्टर के तौर पर बैठे, कोई अगर उसमें वीकनेसेस हैं, कुछ इश्यूज हैं जो एग्जीक्यूटिव रिलेटेड है, मिनिस्टर रिलेटेड है, अपने इदारे के आप एडिटर भी बने, आप कहे मैं सब एडिटर भी बनूंगा साथ में, सब एडिटर वाली ये मेरा ख्याल मिसाल फिट नहीं हो रही। नहीं वो एज मिनिस्टर उन्होंने ही पॉलिसी देनी है और वो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो उनको चेयरमैन बनने का एक थोड़ा सा काम का एक वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि पीटीवी कल परसों अगली दफा उनसे ये बात कर लेंगे और उनका वर्जन दे देंगे। आई एम श्योर ही मस्ट हैव हिज आंसर। ठीक है, लास्ट मिनट टू ब्रेक है क्लासेस। अब हमारे पास बड़ी अहम स्टोरी मुल्तान सखर मोटरवे की बड़े दिनों से हम ये करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बताता जाऊँ, भूल ना जाऊँ कि जो हमने बताया था ना आपको कि बहुत सारी अभी स्टोरीज हमने कुछ और भी निकाल ली, कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स लेने में ना सम टाइम थोड़ी सी डिले हो जाती है, बट वी हैव गॉट इट। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जो भी स्टोरी शेयर करें प्रॉपरली रिसर्च्ड हो, डॉक्यूमेंटेड हो, जिसको डिनाइल ना किया जा सके और वो ऑथेंटिक सरकारी पेपर्स हों। तो हमारे साथ मुबारक हो आपको भी, हमने बहुत सारे कागजात आज हासिल कर लिए हैं सर। लोगों को फिगर बताते जाएंगे कि इस मुल्क के साथ क्या क्या डाके हुए हैं। अभी तो आपको बैंक ऑफ पंजाब का पता चला है ना कि वहाँ पे कैसे उन्होंने वो 50 रुपए वाला उन्होंने खांचा चलवा लिया अदालतों के जरिए, या वो 26 रुपए वाला आपका कंपटीशन कमीशन, 3 करोड़ रिकवरी हमने इसहाक डार साहब के 322 में निकाल रहे हैं सर। उससे बढ़ के हमने कोई पीपल्स पार्टी दौर में जो वहाँ पे उस वक्त इन्होंने डाके मारे थे और कुछ चंद बड़े बड़े लोगों को 700 बिलियन रुपीस की फेवर्स की गई थी। मामला आगे बढ़ गया मेरे साहब। चलिए, वक्त भी आगे बढ़ गया। ये टीजर काफी है आपका, काफी है लोगों को ना स्लीपलेस नाइट्स। हाँ, ये नेक्स्ट वीक से हम इस पे ना शुरू करेंगे पूरा पे सोना किसी ने देना क्लास। ये अगले हफ्ते के लिए कि मामला आप सिर्फ 10 अरब 5 अरब का नहीं रह गया और डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग ऑफिशियल जो आपके सामने हम अगले हफ्ते से स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए वक्त भी आगे बढ़ गए, मुझे ब्रेक की जानिब भी जाना होगा। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब के हवाले से खास तौर पे बात करेंगे और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमन की बात करने वालों के साथ इस कदर की इंतकामी कार्रवाइयां क्यों की जाती हैं। छोटी सी ब्रेक, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात होगी आमिर साहब, अमन और खैर सगाली के तहत तो पाकिस्तान आए थे सिद्धू साहब, मगर ये क्या हुआ 20 साल पुराना केस खोल दिया गया, इसकी क्या वजह बनी? हम बड़े जनरली पीसनिक होते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक बाइजर टर्म्स पे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कि एक तो अगले साल इलेक्शन आ रहा है, दूसरा वहाँ पे ये जो सारा एक्सट्रीम राइट विंग जो है ना, हमारे यहाँ तो एक्सट्रीम राइट विंग जो है ना, जितना मर्जी शोर मचा लें कि ये फेसेस पे ये जलसे जुलूस कर लेते हैं, मगर पार्लियामेंट में देखें तो उनकी ताकत और हो रही है। जमात इस्लामी इतनी बड़ी पार्टी होती थी 60-70s में, मुकाबला उनका और पीपल्स पार्टी का, उनका या दूसरी पार्टी का होता था। अब उनकी सेनेट में एक सीट है और एक ही सीट नेशनल असेंबली में। पार्लियामेंट 447 की पार्लियामेंट है, उसके अंदर 2 मेंबर हैं उनके, तो बाकियों की JUI भी श्रिंक हो रही है। बाकी ये मजहबी शिद्दत, उनके यहाँ एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी पावर में है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से वहाँ पे जो उनका कहने को तो सेक्युलरिज्म रह गया है। तो जब से वो पाकिस्तान से गए हैं, उनके पीछे वहाँ पे इतनी खौफनाक किस्म की कैंपेन हो रही है कि वो ये चल रही है, रोज़ उनके मतलब वो होती है। मगर 2 बातें सिद्धू की, कि एक तो ये है कि वो खुद बड़े दिलेर आदमी हैं, उनको परवाह शरवाह कोई नहीं है। दैन वो खुद बड़े एंकर शंकर हैं, आर्टिकुलेट बने हैं, वो बात भी करना जानते हैं, खुल के बात भी करते हैं। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिख भाई हैं वो मशहूर हैं अपने खुलेपन के लिए, एक उनका एक कल्चर है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे पंजाब में सियासी तौर पे उनको कोई फ़र्क नहीं, जितनी ये मुखालफत करेंगे। याद रहे कि पंजाब उन चंद स्टेट्स में इंडिया में है जहाँ पे कांग्रेस जीती है, और वो पहले ये BJP में थे, अब ये कांग्रेस में आके मिनिस्टर है वहाँ पे। तो पंजाब में उनकी बड़ी जय जयकार है। पंजाब में नहीं, सिर्फ पूरे पंजाबी जो कम्युनिटी है, सिख बरादरी जो है, चाहे वो कनाडा में है चाहे इंग्लैंड में है, उनके लिए जो है ना सिद्धू साहब जो है ना वो एक हीरो है कि जो कि पाकिस्तान से वो इतना बड़ा फेवर ले आए हैं कि करतारपुर साहब, याद रहे मेरी बड़ी खुद इसके कॉज का मैं 20-25 साल से दाई रहा हूँ, क्योंकि गुरु नानक जो है वहाँ पे दफन है। बड़े कम लोगों को पता है कि वो वहाँ पे आधी उनके यहाँ क्रीमेशन की जाती है, समाधि होती है, मगर करतारपुर साहब में आधी उनकी कब्र है और आधी उनकी समाधि है। तो उन्होंने ये जो फेवर पाकिस्तान ने लिया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ये ना सिर्फ इंसानी लेवल पे, सियासी लेवल पे ये बहुत बड़ा फेवर दिया है। इंडिया में क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि लेटली, पहले तो जो खालिस्तानी मूवमेंट थी ना, वो होता था कि जी वो जरनैल सिंह भिंडरावाला वाला कि वो जी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, ऐसे ही करा रही है। अब उनके यहाँ वो जो 3% पे रह गया वह छोटा सा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा अलहदा होके, वहाँ एक जेन्युइन एक जो है ना इंडिपेंडेंस की एक मूवमेंट बढ़ती जा रही है। अभी ये रिसेंटली जो लंदन के अंदर उन्होंने अपनी खालिस्तानियों ने वो जो किया है वो अभी इंडिजिनस है। अब उस पर बिल्कुल इंडिया वाले भी इल्ज़ाम नहीं लगाते कि ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। अब उनके यहाँ वो एक उनकी एक ताकत है। उस कॉन्टेक्स्ट में एक तो इंडिया घबरा जाता है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़, और पाकिस्तान से कंसेशन हम अब अलाउ कर रहे हैं कि जितने भी आ सके सिख, हमने कह दिया इनकी ज़ियारतों में आने दें। हमारे वो जान के अजमेर शरीफ पे इंडिया वाले रोकते हैं कि जो ना इसी शायद हम रिएक्ट करके सिखों की वो करें। तो हमें ये शुक्र है कि समझ आ गई है कि जनाब ये करना, पहले 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। अब समझ आ गई है कि नहीं जनाब ये पंजाबी टू पंजाबी, पाकिस्तानी टू पीपल टू पीपल उसमें, और वो दरिया के परली तरफ से आके दूर से देखते हैं डेरा नानक से और दुआ करते हैं, और उनकी अरदास होती है जो डेली उनकी प्रेयर है। उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं जो वो हर सिख रोज़ ये दुआ करता है कि मुझे मरने से पहले एक दफ़ा जन्म स्थान जो है बाबा जी की जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ ज़ियारत का मौका मिले और एक मरण स्थान का मौका मिले। सो उनके मजहब के डेली रिचुअल का हिस्सा है। तो छोटा फेवर नहीं है। इंडिया ने उसको अपनी सियासत में और बीजेपी ने अपने एक्सट्रीमिज्म में उसको एक अजीब रंग दे दिया है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जी आमिर साहब ने बड़ा तफसील से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, मैं उस पर तो नहीं जाता। मैं जो मुझे थोड़ा सा फील होता है, और हम मेरा ख्याल आमिर और उन लोगों में से जिन्हें पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा मतलब कोई थोड़ी सी तनकीद का सामना करना पड़ता है
कि हम शायद इंडिया के साथ वो जो पीस चाहते हैं, तल्लुकात बेहतर जाते हैं, शायद हम एक स्टेप आगे जाके बात करते हैं, जिस पे लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब भी हम पीस की बात करें इंडिया से, वो अनपॉपुलर बात हो सकती है, लेकिन हमें कभी यहाँ पे कोई खतरात का सामना नहीं करना पड़ा। हमें कभी कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई थ्रेट नहीं आएगी। हमारे घरों पे किसी ने आके कोई ना हमले किए हैं, तो ना हमें आके कोई थ्रेट्स आई हैं कि ये आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। इंडिया में जो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इंडियन जो अपने आप को एक तरह का उनका एंड सेकुलर है, उनकी रिवायात बेहतर थी, हम उनसे अच्छा जब भी हमने कोई पाकिस्तान में कोई बात करनी होती थी टॉलरेंस की, कोई वो कहते हैं जियो और जीनो की, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडियन लोगों की, इंडियन सोसाइटी की मिसालें पाकिस्तान में देते थे कि यार ये सेकुलरिज्म होते। हम जब पाकिस्तान में कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे तो हम इंडिया की तरफ देखते थे कि देखो कितना मल्टी कल्चरल एक मुल्क है, रिलीजन इतने हैं, वहाँ पे हज़ारों ज़बानें हैं, हज़ारों यहाँ पे आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, वो फिर भी सेकुलर आइन की वजह से वो सोसाइटी चल रही है। ये हम यहाँ मिसालें देख अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। अब क्या हो रहा है सर, हमारे यहाँ चीज़ें मॉडरेट हो रही हैं। अच्छा, वहाँ पे इंडियंस जो हैं उनका मीडिया जो है ना, वो मेरा ख्याल इंडियन सोसाइटी के साथ, इवन इंडियन रियासत के साथ वो सबसे बड़ा वो कहते हैं खिलवाड़ इंडियन मीडिया खेल रहा है। मैंने 2-4 दफ़ा उनको देखने की कोशिश की है। उनका दिन वो शुरू होता है आमिर साहब पाकिस्तान से, इंडिया में कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान से शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक वो एक ही पाकिस्तान की डुगडुगी बजाते रहते हैं। अब इंडियन बेचारा जो 24 घंटे टीवी सुन रहा है, उसको तो यही लगता है कि इंडिया में जो भी गलत हो रहा है, 1.5 अरब का मुल्क है, इतना बड़ा दुनिया का मुल्क है, भाई पाकिस्तान जितनी पावरफुल हो जाए, हमारी जनता जितनी ताकतवर हो जाए, ये तो आप भी थोड़ी सी अक्ल रखें, समझ रखें कि 2-4 लोग यहाँ से बैठ के आपके पूरे इंडिया को डिस्टर्बाइज नहीं कर सकते। डिस्टर्ब अपनी पॉलिसीज को भी रिव्यू करने की थोड़ी सी जरूरत है। हो क्या रहा है आमिर साहब, जो हमने एपिसोड देखी है इसका सिद्धू बेचारे के साथ हुआ, पूरा इंडिया पड़ गया सर उनको, माँ सिवाय 2-4 लोगों ने उनको आगे सपोर्ट देने की कोशिश, पूरा मीडिया पड़ गया वो। अब उनका कसूर क्या हो गया, पाकिस्तान आ गए, और कसूर क्या हो गया, जनरल बाजवा उनसे मिलने चले गए। बाजवा को नोएगा बिट जो लोग उनको ज़ाती तौर पर जानते, इंडियन शायद साहब इंट्रक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो उनसे कहूँगा जनरल बाजवा साहब को, ISPR से मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को, कि अगर वो उनसे अफगानिस्तान के सहाफ़ियों से मिल सकते हैं, वो दुनिया के दीगर सहाफ़ियों से मिलते हैं। अब इंडिया से इन्वाइट करें 20 के करीब जर्नलिस्ट जो टॉप के हैं, जिनको क्वेश्चन हैं, उनके TV चैनल से आना चाहते हैं, 20 लोगों को बुलाएं GHQ, उनको इज्जत के साथ बिठाएं, उनके क्वेश्चंस लें। जो बातें वहाँ पे जनरल बाजवा साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ करते हैं कि मैं पाकिस्तान इंडिया के साथ किस तरह का मैं पीस चाहता हूँ, व्हाई नॉट विद द इंडियन जर्नलिस्ट। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ गए थे, इन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट के साथ जो वहाँ पे वो मशहूर ज़माना इनका हुआ था, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी, तो जनरल मुशर्रफ ने कितने अच्छे तरीके से सबको साथ बैठ के जवाब दिए, जो बाद में इंडिया के लिए मसला बन गया था। मेरी अभी भी तजवीज़ होगी कि जिस तरीके से इनका स्टाइल है जनरल बाजवा का लोगों से मिलने का, वैसे मैं जट है वो भी ऐड कर दूं जट वाली बात, कि ये जो दिल्ली वाले नहीं समझ सकते हैं कि ये एक जाट की जाट से मुलाकात भी थी, पपियां होनी होती हैं, 2 जाट जब मिलते हैं ना, तो एक बाजवा होता है और एक सिद्धू होता है, तो ये होता है कि नेचुरल। मेरी एक तजवीज़ है, आई होप कि उस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब और जनरल बाजवा साहब इसको कंसिडर करें। इंडिया से आप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करें, छोड़ दें उनको, मोदी साहब को छोड़ दें, उनके पॉलिटिशियन को छोड़ दें, इंडियन जर्नलिस्टों को बुलाएं, इन्वाइट करें, उनके साथ बैठ के डिलाग करें। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आके जाओ ना, जो वहाँ पे बताई जा रही है, पाकिस्तान को भी रियलाइजेशन है, जिस वजह से भी है, ये भी अपने एसेट से यहाँ पे बैगेज जो है, उसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका जो आया था वहाँ पे, अगर उनके इंडियन राज चीफ है, वो भी मान रहे थे हम पाकिस्तान में एक्टिविटीज करते हैं, पाकिस्तान भी करते हैं, कोई दरमियान में थोड़ा सा आने जाने दें, कम से कम। सिद्धू साहब अगर आ गए हैं, अगर सिद्धू साहब को इतना बड़ा आसमान नहीं गिर पड़ा, दोनों मुल्क एक साइड पे कहते हैं हम एक जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ एक बंदा आ गया पूरे तोपें लेके 1.5 अरब का मुल्क जो है ना, एक बेचारे सिद्धू पर बम्बार्डमेंट हो रही है और जारी है। बिल्कुल, आपकी तजवीज़ बड़ी जबरदस्त है क्लासेस साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मज़ीद अहम स्कैंडल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।